आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीवीएस के अंदर वो है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ सीवीएस या फिर हार्ट मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है। सो बेसिकली जब भी एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके अंदर हार्ट की डेवलपमेंट 4th वीक में स्टार्ट हो जाती है। कौन से वीक में? 4th वीक में स्टार्ट हो जाती है। अब हार्ट एक फीटस के अंदर सबसे पहला ऑर्गन होता है जिसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है। हार्ट फर्स्ट ऑर्गन होता है। ठीक है। अब हार्ट हमारे पास कहाँ से आता है? हार्ट बेसिकली हमारे पास हार्ट ट्यूब से बनता है। ठीक है। हार्ट ट्यूब को हम कार्डियक ट्यूब भी कहते हैं। अब ये हार्ट ट्यूब या कार्डियक ट्यूब क्या चीज है? बेसिकली हमारे पास ये मीजोडर्म से अराइज होती है। मीजोडर्म आपको पता है, आपने 3 लेयर्स पढ़ी थी, मीजोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है। अब ये जो हार्ट ट्यूब है हमारे पास ये मीजोडर्म लेयर से अराइज होती है। ठीक है। अब आपको मैं नीचे हार्ट ट्यूब की स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। ठीक है। जो हार्ट ट्यूब होती है उसका जो लास्ट पार्ट होता है ना उसको हम कहते हैं साइनस विनोसस। हमारे पास टोटल हार्ट ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। ऐसे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ठीक है। जो लास्ट पार्ट होता है हम उसको कहते हैं साइनस विनोसस। ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको हम क्या कहते हैं? साइनस विनोसस कहते हैं। ठीक है। साइनस विनोसस। ठीक है। अब इससे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव एट्रियम। क्या कहेंगे? प्रिमिटिव एट्रियम। इससे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव वेंट्रिकल। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बल्बस कॉर्डिस कहते हैं। बल्बस कॉर्डिस। अच्छा, बल्बस कॉर्डिस के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। वैसे तो 3 होते हैं लेकिन मैं आपको मेन जो पार्ट है वो दिखा देती हूँ। इसके बाद हमारे पास ये बल्बस कॉर्डिस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। एक ये, इसको बल्बस कॉर्डिस कहेंगे। जो इसको अपर वाला पार्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंकस आर्टरियोसस। क्या कहते हैं? ट्रंकस आर्टरियोसस। ठीक है। ट्रंकस आर्टरियोसस से आगे फिर हमारे पास आयोटिक साइनस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और यहाँ से फिर आयोटा ये जो होती है वो पूरी बॉडी में ड्रेन कर रही होती है ब्लड। अच्छा, ये जो हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है ना साइनस विनोसस, साइनस विनोसस के अंदर हमारे पास कुछ वेन्स होती हैं जो ड्रेन कर रही होती हैं, ब्लड सप्लाई लेकर आती है। ठीक है। यहाँ से हमारे पास आती है साइनस विनोसस। ये जो हमारे पास वेन्स होती हैं, ठीक है, 3 वेन्स होती हैं। अच्छा, सबसे पहली जो वेन होती है उसको हम कहते हैं कॉमन कार्डिनल वेन। कौन सी वेन? कॉमन कार्डिनल वेन। ठीक है। और सेकंड वेन हमारे पास होती है अम्बेलिकल वेन। ठीक है। अम्बेलिकल वेन। थर्ड वेन हमारे पास कौन सी होती है? हमारे पास होती है विटेलिन वेन। ठीक है। अच्छा, ये जो 3 वेन्स होती हैं ये ब्लड सप्लाई लेकर आ रही होती हैं और इस साइनस विनोसस में जाती हैं, फिर यहाँ से प्रिमिटिव एट्रियम में जाती हैं, प्रिमिटिव एट्रियम से प्रिमिटिव वेंट्रिकल और फिर वहां से बल्बस कॉर्डिस, ट्रंकस आर्टरियोसस और फिर यहाँ से आयोटा से होती हुई पूरी बॉडी को जो है ना या पूरी बॉडी के टिश्यूज को, ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई देती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको हार्ट ट्यूब दिखाई है या बना के दिखाई है इसकी स्ट्रक्चर ऐसे हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली ये जो हमारे पास प्रिमिटिव एट्रियम है ना इससे हमारे पास क्या बनते हैं? एट्रियम। जो हमारे हार्ट के अंदर जो एट्रियम्स होते हैं, ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, वो हमारे पास प्रिमिटिव एट्रियम से बनते हैं। ये जो हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल होता है इससे हमारे पास क्या बनते हैं? वेंट्रिकल्स बनते हैं। ठीक है। हमारे पास वेंट्रिकल्स बनते हैं। जो बल्बस कॉर्डिस है और ट्रंकस आर्टरियोसस है इससे हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक्स बनते हैं। आउटफ्लो ट्रैक्स कौन से होते हैं? मींस के जो हमारे पास पल्मोनरी वेन होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है जो ब्लड सप्लाई राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से लेके जा रही होती है लंग्स के अंदर, वो उसका आउटफ्लो, और आयोटा जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई लेके जा रही होती है वो हमारे पास इस बल्बस कॉर्डिस और ट्रंकस आर्टरियोसस से बनते हैं। ठीक है। अब आपकी बुक में एक आपको पता है कि हमारे जो हार्ट होता है वो नॉर्मली कौन सी साइड पे प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। लेफ्ट साइड। ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट होता है जो वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। लेफ्ट साइड पे एक नॉर्मली एडल्ट के अंदर, बट फीटस के अंदर ऐसे नहीं होता। स्टार्ट में जो फीटस के अंदर होता है ना हार्ट, वो हमारे पास राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, स्टर्नम की राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, लाइक उनको हम कहते हैं डायनिन और सिलिया। ठीक है। डायनिन और सिलिया, डायनिन और सिलिया, ये जो प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास, ये क्या करती हैं? हार्ट की ना रिप्लेसमेंट करवाती हैं। जैसे फीटस के अंदर पहले राइट साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है, फिर ये जो प्रोटीन्स होती हैं इसके जरिए हार्ट फिर लेफ्ट साइड पे ना उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन अब अगर किसी बंदे के अंदर इन डायनिन या सीलिया की म्यूटेशन हो या ये वर्क ना कर रही हो तो उस बंदे के अंदर तो हार्ट पे राइट साइड पे ही प्रेजेंट होगा, लेफ्ट पे नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है। फिर अब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया हमारे पास क्या होता है? डेक्स्ट्रोकार्डिया एक ऐसी कंडीशन होती है, एक्सरे के अंदर हम इसको देख रहे होते हैं, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट राइट साइड ऑफ चेस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। डेक्स्ट्रोकार्डिया इसलिए होता है क्योंकि जो डायनिन प्रोटीन होती है या डायनिन प्रोटीन या सिलिया, उसका डिफेक्ट या कोई म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से फीटस में जो हार्ट होता है वो राइट साइड पे पड़ा रहता है। ठीक है। और वो लेफ्ट साइड पे वो रिप्लेस नहीं होता। ठीक है। और इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। और ये जो डेक्स्ट्रोकार्डिया हमारे पास ये कौन सी कंडीशन में जो है हमें कौन सी सिंड्रोम या कौन सी डिजीज में हमें ये शो हो रही होती है? तो हमारे पास होती है एक, हमारे पास होता है काटा-जेनार सिंड्रोम। क्या? काटा-जेनार सिंड्रोम होती है हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास जो हार्ट होता है वो राइट साइड पे हमें शो होता है फीटस के अंदर। ठीक है। काटा-जेनार सिंड्रोम अब क्या होता है? काटा-जेनार सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बच्चे की बॉडी में डायनिन या सिलिया का मसला बनता है। ठीक है। और उस मसले की वजह से बच्चे के हार्ट की पोजीशन राइट साइड पे प्रेजेंट होती है।
कार्टाजिनार सिंड्रोम में क्या होता है कि सिलिया की डिस्काइनेसिया हो जाती है। डिस्काइनेसिया का क्या मतलब होता है कि कोई डिफेक्ट आ जाएगा जिसकी वजह से इन सिलिया की मूवमेंट नहीं होगी। ये जो सिलिया होते हैं बॉडी में डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होते हैं और ये ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की मोटेलिटी करवा रहे होते हैं या मूवमेंट करवा रहे होते हैं। अब जब सिलिया मोटाइल नहीं होंगे, वो वर्क नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी में क्या क्या हो सकता है। कार्टाजिनार सिंड्रोम में सबसे पहले अगर किसी बंदे को कार्टाजिनार सिंड्रोम है तो उसमें क्या होगा कि अगर सिलिया नॉन मोटाइल हो गए हैं तो क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल एक मेल है तो मेल के अंदर स्पर्म की मोटेलिटी कौन करवाता है, सिलिया करवाता है। लेकिन अगर सिलिया ही जो है नॉन मोटाइल हो जाएगा तो स्पर्म की मोटेलिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जब स्पर्म नॉन मोटाइल होंगे तो उस बंदे में फिर क्या होगी, इनफर्टिलिटी कॉज होगी। उस बंदे का जो भी कार्टाजिनार सिंड्रोम का पर्सन होगा, मेल होगा, तो उसमें क्या होगी, इनफर्टिलिटी होगी। उसके स्पर्म नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है, स्पर्म नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग जो हमारे पास होगी, अगर किसी बंदे को कार्टाजिनार सिंड्रोम है, अगर फॉर एग्जांपल वो फीमेल है तो फीमेल के अंदर जो आपको पता है जो हमारे पास एग होता है, एग की मूवमेंट कौन करवाता है हमारे पास, वो भी हमारे पास सिलिया करवाता है। लेकिन अगर सिलिया ही डिसफंक्शन होगा या मतलब वर्क नहीं कर होगा तो एग की मूवमेंट नहीं होगी। जब एग की मूवमेंट नहीं होगी फीमेल के अंदर तो हमारे पास क्या होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। मतलब कि एग जो है किसी और जगह पे जहाँ पे वो था वहीं पे उसकी जब मूवमेंट नहीं होगी तो वहीं पे वो यूट्रस में आने के बजाय वो वहीं पे जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं आपके पास, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही उसकी जो है फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर क्या हो सकता है, फीमेल के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा जो लंग्स होते हैं उसके अंदर भी हमारे पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या लंग्स के अंदर भी हमारे पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। लंग्स में जो भी जब रिस्पायरेशन करते हैं कुछ भी अंदर हमारी बॉडी के जब अंदर आता है तो जो म्यूकस फिर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है और लंग्स में जितना भी गंद होता है या कुछ भी तो वो सीलिया जो है ना अपनी मूवमेंट के थ्रू उसको बाहर भेज देता है बॉडी से। लेकिन अगर सीलिया ही डिसफंक्शन है, डिस्काइनेसिया, उसकी मतलब मूवमेंट ही नहीं हो रही तो लंग्स में जो है ना फिर क्या होगा, हमारे पास एक कार्टाजिनार सिंड्रोम के पर्सन में लंग्स क्या हो जाएंगे, उसके रिकरेंट लंग इन्फेक्शन होगा उसमें, ठीक है, रिकरेंट लंग इन्फेक्शन होगा। किस वजह से, क्योंकि सीलिया की मूवमेंट नहीं हो रही। उसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास एक कार्टाजिनार सिंड्रोम सिंड्रोम वाले पर्सन के अंदर हमारे पास रिकरेंट साइनोसिस हो सकते हैं। रिकरेंट साइनोसिस क्या होता है बच्चों, जो हमारे फेशियल बोन्स होती है ना उसके अंदर हमारे पास अल्लाह ताला ने ऐसे कोई होल्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है, उनको हम साइनोसिस कहते हैं। लेकिन जब इन होल्स के अंदर जो होता है अगर सिलिया की मूवमेंट नहीं होगी, डिस्काइनेसिया हो जाएगा तो उन होल्स के अंदर भी जो है इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, रिकरेंट साइनोसिस हो सकता है। सो ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्टाजिनार सिंड्रोम। क्या हो सकता है अगर किसी को कार्टाजिनार सिंड्रोम है जिस भी बंदे को, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें अगर वो मेल पर्सन है तो उसमें स्पर्म नॉन मोटाइल होगा तो मींस की इनफर्टिलिटी होगी। अगर फीमेल है तो उसमें क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके लंग्स में क्या होगा, रिकरेंट लंग इन्फेक्शन हो सकते हैं और उसके अलावा उसमें रिकरेंट साइनोसिस भी हो सकते हैं। सो दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्टाजिनार सिंड्रोम, ठीक है। आपकी बुक में एक टर्म लिखी हुई है कार्डियक लूपिंग, ठीक है। कार्डियक लूपिंग क्या होती है, जो मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी हार्ट ट्यूब की। अब जो हार्ट ट्यूब है उसमें हमने क्या पढ़ा था, साइनस विनोसस था। ये ऊपर हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ, साइनस विनोसस, प्रिमिटिव एट्रियम। अब कार्डियक लूपिंग क्या होती है, बेसिकली कार्डियक लूपिंग इसका मतलब होता है जो स्ट्रेट हार्ट ट्यूब होती है उससे हमारे पास हार्ट चैम्बर्स बनते हैं। क्या बनते हैं हमारे पास, हार्ट चैम्बर्स बनते हैं। लाइक प्रिमिटिव एट्रियम से हमारे पास क्या बनता है, प्रिमिटिव एट्रियम से हमारे पास राइट एंड लेफ्ट एट्रियम बनेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा जो हमारे पास जो वेंट्रिकल्स, प्रिमिटिव वेंट्रिकल होता है उससे हमारे पास क्या बनेगा, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास मैंने आपको बताया बल्बस कॉर्डस होता है, ठीक है, बल्बस कॉर्डस, उससे आउटफ्लो ट्रैक्स बनेंगे, मतलब कि पल्मोनरी और आयोटिक वेन्स बन सकती हैं, ठीक है, बल्बस कॉर्डस, ठीक है। आपकी बुक में लिखी हुई है लाइन कार्डियक लूपिंग के आगे के प्राइमरी हार्ट ट्यूब लूप्स टू एस्टैब्लिश लेफ्ट राइट पोलैरिटी दैट बिगिंस इन 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट। अब लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी का मतलब कि जो आपको पता है अब राइट वेंट्रिकल, आप हार्ट ऐसे नॉर्मली उसकी स्ट्रक्चर होगी ना कि यहाँ पे राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। अब ये जो राइट और लेफ्ट जो है ना ये पोलैरिटी मेंटेन कौन करता है, ये जो एक स्ट्रेट हार्ट ट्यूब ऊपर हमने पढ़ी थी जिसके 4 पार्ट्स थे उससे हमारे पास ये ऐसे भी चैम्बर्स बनते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक लूपिंग, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं सेप्टेशन ऑफ हार्ट। सेप्टेशन ऑफ हार्ट का क्या मतलब होता है, जो आपका हार्ट होता है उसके अंदर जो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो डिवाइड होते हैं उनके जो मतलब डिवीजन हुई होती है वो एक सेप्टम के थ्रू हुई होती है ना, तो उस सेप्टम को क्या कहेंगे, सेप्टेशन ऑफ हार्ट। मतलब ये सेप्टम्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम एट्रियम को देखते हैं कि एट्रियम हमारे पास कैसे बनते हैं और उनके दरमियान कैसे मतलब डिवीजन होती है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कैसे हमारे पास बनेगा और जो है उनकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम वेंट्रिकल्स को देखेंगे। सबसे पहले एट्रियम को देखते हैं, तो एट्रियम बेसिकली हमारे पास इंडोकार्डियल कुशन्स होते हैं, ठीक है। इंडोकार्डियल कुशन बेसिकली सेल्स की स्वेलिंग्स होती हैं जिनके ऊपर वाली साइड पे हमारे पास एट्रियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, एट्रियम प्रेजेंट होता है और नीचे वाली साइड पे हमारे पास वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको सिर्फ इस ऊपर वाला जो पार्ट है ना एट्रियम, इसकी सिर्फ आपको मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मतलब कैसे इसकी सेप्टेशन होगी, ठीक है। बेसिकली जब भी एक एट्रियम की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है हमारे पास तो सबसे पहले क्या होता है,
एक ऊपर से सेप्टम आएगा, ठीक है, एक सेप्टम बनेगा सबसे पहले, और नीचे आके यहाँ पे हमारे पास इंडोकार्डियल कुशन था, ठीक है, ये क्या था, इंडोकार्डियल कुशन था हमारे पास। एक सेप्टम बना, ऊपर से नीचे आएगा और यहाँ पे वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे एक गैप बन जाएगा, मतलब एक होल बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक होल बन गया, उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हम देंगे, ये जो सेप्टम बना था ना, इसको हमने सेप्टम प्राइमम का नाम दिया। क्या, सेप्टम प्राइमम, क्योंकि ये प्राइमम इसलिए कहेंगे क्योंकि प्राइमम का मतलब होता है प्राइमरी, तो ये पहला सेप्टम बना था तो इसको हम प्राइमम कहेंगे। और ये जो नीचे होल बना था, मतलब गैप था, उसको हमने किसका नाम दिया, ओस्टियम सेकेंडम, ठीक है, ओस्टियम सॉरी प्राइमम, ओस्टियम प्राइमम का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ टाइम गुजरेगा, सेकंड डायग्राम में आपने देखा होगा कि जो सेप्टम बना था ना, वो अब उसकी वो ऊपर से मतलब जब वो नीचे आएगा ना, तो एक यहाँ पे होल बना था, लेकिन कुछ टाइम गुजरेगा कि ऊपर भी उसकी रिप्लेसमेंट, थोड़ी सी डिजनरेशन हो जाएगी और ऊपर एक और होल बन जाएगा, ठीक है। पहले हमारे पास बना था, ये इंडोकार्डियल कुशन के साथ आके अटैच हो गया था, फर्स्ट वाला ओस्टियम, इसका क्या नाम था, ओस्टियम प्राइमम। ये कौन सा सेप्टम था, सेप्टम सेकंड प्राइमम, सॉरी सेप्टम प्राइमम। ये जो पहला होल बना था उसको हमने क्या नाम दिया था, ओस्टियम प्राइमम। अब ये जो सेकंड होल बना, इसको हम क्या नाम देंगे, ओस्टियम सेकेंडम। क्या कहेंगे, ओस्टियम सेकेंडम। अच्छा, फिर कुछ टाइम गुजरेगा, उसके बाद थर्ड डायग्राम में बुक में ऐसे बताया गया कि ये जो सेप्टम है ना, ये इसके पीछे, इसी सेप्टम के पीछे जो है ना, ऐसे एक और राइट साइड पे सेप्टम बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे आके वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब इस सेप्टम को हम क्या नाम देंगे, सेप्टम सेकेंडम, ठीक है, सेप्टम सेकेंडम। अब ये सेकंड नंबर पे बना था तो इसलिए हम इसको सेकेंडम का नाम देंगे, ठीक है। अब इसमें जो नीचे होल बना है ना, इसको हम क्या नाम देंगे, फोरामेन ओवेल, इसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। बच्चों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एट्रियम की डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होती है। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास एक सेप्टम बना था, ठीक है, वो नीचे आया, यहाँ पे हमारे पास इंडोकार्डियल कुशन था, यहाँ पे उसने स्टॉप किया, ठीक है, और यहाँ पे जो ओपनिंग बन रही थी उसको हमने नाम दिया था ओस्टियम प्राइमम, ठीक है। और ये जो सेप्टम बना था ना पहला वाला, उसको हमने क्या नाम दिया था, सेप्टम प्राइमम। पहला सेप्टम है तो उसको प्राइमम का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम गुजरेगा तो ये जो यहाँ से हमारे पास डिजनरेशन हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक होल बन जाएगा, ठीक है। सेप्टम थोड़ा सा नीचे आके स्टॉप होगा और मतलब यहाँ पे एक होल बनेगा, उसको हमने नाम दिया था ओस्टियम सेकेंडम। कुछ टाइम गुजरेगा, फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पे राइट साइड पे इस एट्रियम के एक और सेप्टम बनेगा। इस सेप्टम को हमने क्या नाम दिया था, सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा वो ऊपर आके स्टॉप होगा, मैं आपको दोबारा, यहाँ से हमारे पास जो सेप्टम बना, ठीक है, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो ओपनिंग बनी है उसको हमने नाम दिया फोरामेन ओवेल। क्या नाम दिया, फोरामेन ओवेल। और ये जो सेप्टम बना था, ये सेकंड नंबर पे बना था, तो इसको हमने सेप्टम सेकेंडम का नाम दिया। इस तरह हमारे पास एक एट्रियम की जो है ना डेवलपमेंट स्टार्ट मतलब होती है, ठीक है। अब ये पूरी तरह से एक एट्रियम नहीं बना। अब बच्चों देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है, जब भी बच्चा माँ के पेट में होता है या इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है, तो हमारे हार्ट की, उसकी जो हार्ट होता है उसकी राइट साइड पे जो है ना पहले प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। उसकी राइट साइड पे प्रेशर जो होता है, क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। लेकिन जब उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है ना, ऐसे बेबी के अंदर ऐसे जो है ना एट्रियम की डेवलपमेंट मतलब ऐसे होता है एट्रियम पहले। लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसके यहाँ पे राइट साइड पे जो है ना प्रेशर ज्यादा होता है, क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन जब वो बॉर्न हो जाता है जैसे ही, तो उसके लेफ्ट साइड पे उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्रेशर लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो जाता है जब जैसे ही वो बॉर्न होता है। जब उसका लेफ्ट साइड पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो आपस में दो सेप्टम थे, मैं आपको दूसरे पेन से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, तो समझ नहीं आएगी। ये जो सेप्टम था ना, हमारे पास पहला सेप्टम बना था, वो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये होल जो है ऐसे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ से क्लोज हो गया ये वाला। फिर यहाँ पे एक सिंगल सेप्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऐसे मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक सिंगल ऐसे सेप्टम बन जाएगा, उसको हम क्या नाम देंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। उसको हमने नाम दिया इंटर एट्रियल सेप्टम। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो मैंने क्या बताया, राइट साइड पे प्रेशर इंक्रीज होता है। जैसे ही वो बॉर्न होता है तो प्रेशर लेफ्ट साइड पे इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर इस साइड पे ब्लड हिट करेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वो ये जो सेप्टम था हमारे पास, ऊपर हमने सेप्टम प्राइमम बात की थी, वो सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम के साथ फ्यूज हो जाएगा और एक मिलके सेप्टम बना देगा। उसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, इंट्रा एट्रियल सेप्टम, ठीक है, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। अच्छा, पहले क्या था, हमने क्या बनाया था, देखें, दो सेप्टम थे ना हमारे पास। जब बच्चा फीटस मतलब जब फीटस माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो हमने एक सेप्टम बनाया था, ठीक है। उससे एक ये होल था यहाँ पे, ठीक है, ये एट्रियम का था, ये सेकंड सेप्टम था, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ब्लड जब भी आ रहा था ना, ब्लड कैसे आता था, राइट एट्रियम से ऐसे आता था, ठीक है, यहाँ से इस फोरामेन ओवेल में जाता था, फोरामेन ओवेल से ये ओस्टियम प्राइमम या सेकेंडम जो भी है वहां से लेफ्ट साइड पे चला जाता था, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता था, ठीक है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये एक सेप्टम बन गया, ठीक है। जब ये एक सेप्टम बन जाएगा तो फिर ब्लड ऐसे मूवमेंट नहीं करता, ठीक है। आपको पता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर वहां से वो आपको मैं आगे बताती हूँ, ठीक है।
अब जिसके अंदर ये जो फोरामेन ओवेल था, अगर जिस बंदे के अंदर ये फोरामेन ओवेल ना क्लोज हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पेटेंट फोरामेन ओवेल। क्या कहते हैं? पेटेंट फोरामेन ओवेल। ये एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास ये जो था हमारे पास फोरामेन ओवेल, ये क्लोज नहीं होता। सो जब ये क्लोज नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर पेटेंट फोरामेन ओवेल की कंडीशन को ट्रीट ना करें ना, और पहले तो मतलब शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं होता भी होगा लेकिन इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन बाद में अगर इसको हम क्लोज ना करें ना, हम इसको क्लोज कर सकते हैं इसको फोरामेन, अगर ये क्लोज नहीं है। लेकिन अगर किसी बंदे में पैदाइशी क्लोज नहीं है और हमने उसको ट्रीट नहीं किया तो विद द टाइम क्या होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई हो जाएगा। क्या होगा? पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई हो जाएगा। अब पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई क्या होता है? जब भी आपको पता है एक पेशेंट को जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, अब एम्बुलस क्या होता है? जब भी एक थ्रोम्बस बॉडी में बनता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में बनता है, जब वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है ना थ्रोम्बस, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? एम्बुलस कहते हैं। जब भी कोई थ्रोम्बस मूव करना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम एम्बुलस कहते हैं। अब पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई क्या होता है? ये हमारे पास बेसिकली पेटेंट फोरामेन ओवेल की कंडीशन को अगर हम ट्रीट ना करें तो हमारे पास पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई होता है। पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई क्या होता है? जब भी किसी पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो तो उसको जब भी उसका थ्रोम्बस टूट कर राइट हार्ट में आएगा तो राइट से वो फोरामेन ओवेल में जाएगा। देखिए बच्चों क्या होता है कि हमारे पास लंग्स में ना जब भी कोई देखिए आपको पता है ये राइट हार्ट है और ये लेफ्ट, मतलब राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जब भी कोई हमारे पास थ्रोम्बस बनता है ना तो वो कहाँ पे आता है? तो वो हमारे पास राइट एट्रियम आता है। राइट एट्रियम से हमारे पास नॉर्मली वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे पास लंग्स में जाएगा। अब लंग्स के पास ना ऐसे एंजाइम्स होते हैं या ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि लंग्स हमारे पास उस थ्रोम्बस को या उस एम्बुलस को ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अगर किसी बंदे के पास अगर यहाँ पे उसका फोरामेन ओवेल है, ठीक है, वो क्लोज नहीं हुआ, पेटेंट डक्टस पेटेंट फोरामेन ओवेल है किसी बंदे को, तो उसका ब्लड कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा से राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से वो यहाँ पे चला जाएगा डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में। वो लंग्स के पास तो जाएगा नहीं कि लंग्स उसके एम्बुलस को तोड़ दे, तो फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, यहाँ पे अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जब वो ब्लड जाएगा, ठीक है, जब वो पूरी बॉडी में जाएगा तो फिर क्या हो सकता है? अब इस कंडीशन यहाँ पे गौर करने की जरूरत है। अगर फॉर एग्जांपल वो ब्लड जो है पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है। अब ये राइट साइड से राइट हार्ट से लेफ्ट हार्ट की तरफ आता है। अगर थ्रम्बस लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाएगा ना, मतलब अयोटा के थ्रू, अगर फॉर एग्जांपल वो सीएनएस में चला गया तो सीएनएस में क्या हो सकता है? वो स्ट्रोक करवा सकता है, ठीक है। अगर वो बॉडी में अगर किडनी में चला गया तो वहां पे किडनी का ठीक है, तो वहां पे इस्कीमिया किडनी का करवा सकता है, ठीक है, या इन्फार्क्शन करवा सकता है, ठीक है। अगर वो जीआईटी में चला गया वो थ्रम्बस टूट के, ठीक है, एम्बुलेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो वो क्या करवाएगा उस पेशेंट में? इसके मेसेंटेरिक इस्कीमिया करवा सकता है। क्या करवा सकता है? मेसेंटेरिक इस्कीमिया करवा सकता है, ठीक है। आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं बहुत ही गंदा लिखती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ना लास्ट में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहां पे नीट लिखा होगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इसको समझे। अच्छा, अगर वो लोअर साइड पे लोअर लिम में चला जाए, ठीक है, अगर वो थ्रम्बस टूट के लोअर लिम में चला जाए तो क्या होगा? तो वहां पे इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है, लोअर लिम का इस्कीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। सो ये बहुत डेंजरस होता है और बंदे की ना डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। अच्छा, हम इसको पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई ही क्यों कहते हैं? पैराडॉक्सिकल, आपको याद होगा, आपने एफएससी में एक नॉवल पढ़ा होगा मिस्टर चिप्स, ठीक है। उसमें क्या होता है? मिस्टर चिप्स जो होता है वो ऑर्थोडॉक्स होता है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स होता है मतलब ऑर्थोडॉक्स वो लोग होते हैं जो अपनी रवायात के अकॉर्डिंग चलते हैं, मतलब जो उनके पुराने आबाओ अजदाद जो भी मतलब ट्रेंडिंग होता है उसी के अकॉर्डिंग वो जो है ना आगे चलते हैं, ठीक है। मतलब उससे ऑपोजिट कोई भी काम नहीं करते। और उसके उस नॉवल में एक और कैरेक्टर था कैथरीन थी, ठीक है। वो जो कैथरीन थी वो क्या थी? पैराडॉक्स थी, मतलब कि वो उसके ऑपोजिट काम करती थी, जो उसके भी मतलब जो हमारे पास ऑर्थोडॉक्स था, मतलब ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है अपनी जो बाओ अजदाद की पुरानी जो मतलब रवायात होती है उसके अकॉर्डिंग चलना। लेकिन जो कैथरीन थी वो ऐसा नहीं करती थी, वो ऑपोजिट चल रही थी, ठीक है। और मिस्टर चिप्स जो था वो ऑर्थोडॉक्स था, तो इसलिए हमने इसको पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई भी कहा है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली एक एडल्ट पर्सन में, नॉर्मल पर्सन में जब भी वेना कैवा से सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू ब्लड आता है तो वो राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। राइट एट्रियम से वो कहाँ पे जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू जब भी वो आता है तो वो लंग्स में जाता है, ठीक है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में, ठीक। लंग्स से वो जो है ना पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है और फिर लेफ्ट एट्रियम से हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर वहां से अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। अयोटा के थ्रू बॉडी में जाता है, ठीक है। बट हम बात करें तो एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस जो होता है वो राइट एट्रियम में आता है, मतलब सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा में जाएगा। लेकिन एम्बुलेंस पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई किस वजह से होता है? हमारे पास पेटेंट फोरामेन ओवेल की वजह से होता है। पेटेंट फोरामेन ओवेल में जो है हमारे पास जो फोरामेन ओवेल होता है वो क्लोज नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको इसे बता देती हूँ, देखें
जो हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान जो होल होगा यहाँ पे वो ओपन होगा। सो जब भी इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा से हमारे पास ब्लड या कोई थ्रोम्बस टूट के आएगा, ठीक है, ब्लड के थ्रू, ठीक है, उस ब्लड में जब वो आएगा तो यहाँ से वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के बजाय वो यहाँ पे इस फोरामेन में जाएगा, इस फोरामेन से वो होता हुआ राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से डायरेक्टली वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और फिर वहां से अयोटा में और अयोटा से पूरी बॉडी की तरफ जाएगा। देखिए अब ऑर्थोडॉक्स जो कि अपने मतलब नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, वो राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में जाता है और लंग्स उसको उस एम्बुलेंस को तोड़ देता है। लेकिन अगर किसी में फोरामेन ओवेल क्लोज नहीं होगा तो वो राइट एट्रियम में जो है राइट एट्रियम से वो डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, डायरेक्टली राइट एट्रियम से लेफ्ट में चला जाएगा और फिर बॉडी को मिलेगा। तो ये नॉर्मली पर्सन में ऐसे नहीं होता। पेटेंट फोरामेन ओवेल में ऐसे होता है, जिसको हम पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई तभी कहते हैं क्योंकि जो वो उल्टा चलते हैं, मतलब ऑपोजिट चलते हैं। नॉर्मली पर्सन में तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना पैराडॉक्सिकल इसलिए इसको कहा है क्योंकि ये राइट एट्रियम से जो है फोरामेन ओवेल जो क्लोज नहीं होगा उसकी जगह उससे वो राइट एट्रियम में चला जाएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, इसलिए हम इसको पैराडॉक्सिकल कहते हैं। मतलब ये ऑपोजिट चलते हैं, ऑर्थोडॉक्स की तरह नहीं होते कि जो नॉर्मल पर्सन में जैसे लंग्स में जाता है तो वो टूट जाता है। इसलिए बॉडी के लिए जो है ना, मतलब एक पर्सन के लिए, एक पेशेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। देखिए बच्चों, अब हमने पढ़ना है कि वेंट्रिकल्स कैसे बनते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कि एट्रियम कैसे बनते हैं, अब इसी तरह वेंट्रिकल्स की कैसे डेवलपमेंट होती है, फॉर्म होते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो देखें, जैसे एट्रियम में इंटर एट्रियल सेप्टम होता है ना, इसी तरह वेंट्रिकल्स में भी जो है ना, वेंट्रिकल्स में नीचे से लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स डेवलप होंगे, ठीक है। मतलब हमने पढ़ा था ना यहाँ पे इंडोकार्डियल क्वेश्चन था, ठीक है, ये इंडोकार्डियल क्वेश्चन था और ये हमारे पास एट्रियम बन गए थे, ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट था ये वेंट्रिकल्स था, ठीक है, वेंट्रिकल्स का था। अब ये जो वेंट्रिकल्स का पार्ट है हमने देखना है कि ये कैसे डेवलप होता है, मतलब कैसे इसमें सेप्टम बनेगा और इसमें डिवीजन होगी, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल डिवाइड होंगे। सो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ना बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, मतलब इसके अंदर भी एक सेप्टम होता है जैसे एट्रियम में था, उसे हम इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। अब ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, क्या कहते हैं हम इसको, मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है, और सेकंड पार्ट जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं मस्कुलर पार्ट। कौन सा पार्ट, मस्कुलर पार्ट कहते हैं हम इसको। सबसे पहले हमारे पास जो बनता है ना पार्ट, उसको हम कहते हैं मस्कुलर पार्ट। ये वाला पार्ट सबसे पहले हमारे पास बनता है, या इसको हम मस्कुलो इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम भी कह सकते हैं, मस्कुलो इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्या कहेंगे, मस्कुलो इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम से बना के दिखा देती हूँ। देखिए हमारे पास इस तरह एक सेप्टम था, ठीक है, सॉरी वो था वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल से डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे सेप्टम बनेगा, नीचे से एक हमारे पास सेप्टम बनेगा, कौन सा सेप्टम, मस्कुलर सेप्टम, ठीक है। अब ये जो सेप्टम नीचे से बना, उसके बाद ऊपर यहाँ पे एक मतलब एक फोरामेन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोरामेन था उसको हम क्या नाम देंगे, ये हमारे पास मस्कुलर सेप्टम बना था, ठीक है, मस्कुलर सेप्टम या मस्कुलर पार्ट बना था, ठीक है। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा गैप होगा या होल बन जाएगा, ठीक है, इसको हमने नाम दिया था, इसको हम कहेंगे इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, क्या कहेंगे, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन का नाम देंगे। अच्छा, अब ऊपर से एक और सेप्टम आके लगेगा जो इस होल को क्लोज कर देगा, इस फोरामेन को, ऊपर से एक सेप्टम आएगा, ठीक है, यहाँ से, और वो इस होल को क्लोज कर देगा और ये प्रॉपर एक सेप्टम बन जाएगा। फिर ये जो ऊपर से सेप्टम आया था इसको हमने क्या नाम दिया था, मेम्ब्रेनस सेप्टम, ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट या मेम्ब्रेनस सेप्टम आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो मेम्ब्रेनस पार्ट था या मेम्ब्रेनस सेप्टम था, ये हमारे पास कैसे बनता है, देखें, जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है ना हमारे पास, वो कहाँ से बनता है, जो आयोटिको पल्मोनरी सेप्टम होते हैं ना, वो रोटेट करता है और फ्यूज करेगा, वो मस्कुलर पार्ट के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, और एक सेप्टम बना देगा। जो आयोटिक और पल्मोनरी हमारे पास सेप्टम होगा वो रोटेट करेगा और फ्यूज करेगा और कौन सा पार्ट बनाएगा, मेम्ब्रेनस पार्ट, जो ये वाला पार्ट, ठीक है, और वो इस मस्कुलर सेप्टम के साथ ज्वाइन हो जाएगा और एक जो है ना ये फोरामेन को भी क्लोज कर देगा और एक पूरा प्रॉपर हमारे पास सेप्टम बन जाएगा, जिसे हमने इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम का नाम दिया था, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की डिवीजन होती है, ठीक है। तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं आउटफ्लो ट्रैक्स के बारे में। आउटफ्लो ट्रैक्स कैसे बनते हैं, तो आउटफ्लो ट्रैक्स हमारे पास होते क्या हैं, जो लेफ्ट साइड पे, जो हार्ट की लेफ्ट साइड पे अयोटा निकल रही होती है और राइट साइड पे जो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटफ्लो ट्रैक, अयोटा, ठीक है, क्या, अयोटा, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो हमारे पास राइट साइड पे, ठीक है, वो उनको हम क्या कहते हैं, हम उनको आउटफ्लो ट्रैक्स का नाम दे रहे होते हैं। अभी हमारे पास बनते कहते हैं, तो बेसिकली जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से ट्रंकस आर्टरियोसिस की जो होता है ना, हमने पीछे हार्ट ट्यूब में एक कार्डियक ट्यूब या हार्ट ट्यूब में एक ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला पार्ट पड़ा था बल्बस कॉर्डस, ठीक है, और दूसरा था ट्रंकस आर्टरियोसिस, बल्बस कॉर्डस और ट्रंकस आर्टरियोसिस। ये दो पार्ट्स जो है हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल्स की सबसे पहले मूवमेंट होती है और वो जो है ना
ना ट्रंकल एंड बल्बल रिजेस बनाते हैं, ठीक है। वो स्पाइरल होंगी, ठीक है। क्या होगी, ये दोनों रिजेस स्पाइरल होंगी और फ्यूज होंगी और फिर आगे जाके वो हमारे पास आयोटिको पल्मोनरी सेप्टम बनाते हैं और ये आयोटिको पल्मोनरी सेप्टम आगे असेंडिंग आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक बनाते हैं जिसे हम आउटफ्लो ट्रैक्स कहते हैं। देखिए बच्चों, आपको पता है कि ये जैसे राइट एट्रियम था, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास राइट साइड से जो निकल रही होती है वो पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। और यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही होती है वो हमारे पास आयोटा होती है, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले आयोटिको पल्मोनरी सेप्टम बनेगा, ठीक है। ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स या इंडोकार्डियल सेल्स थे ना, सबसे इनसे जब ये बन जाएंगे तो सेंटर वाले सेल्स मतलब जब ये हमारे पास हमने कहा था ये ट्रैक्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ से और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास ये ट्रैक्स बन जाएगा, आउटफ्लो ट्रैक्स बनेंगे। तो हमारे पास जो इंडोकार्डियल कुशन था ना, जहाँ से आपने कहा था कि ऊपर एट्रियम था नीचे वेंट्रिकल थे, तो ये हमारे पास डीजेनरेट हो जाएगा और एक प्रॉपर वाला हमारे पास एट्रियम वेंट्रिकल इस शेप में बन जाएगा, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाएंगे और इन्हीं में हमारे पास आयोटिको पल्मोनरी सेप्टम भी बन जाएगा या आयोटिक पल्मोनरी, उससे फिर हमारे पास ट्रैक्स बनेंगे, मतलब आयोटिक वेन आयोटिक और पल्मोनरी वेजल्स बनेंगे, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स की मूवमेंट की वजह से, ठीक है। न्यूरल क्रस्ट सेल्स की मूवमेंट, अगर न्यूरल क्रस्ट सेल्स की मूवमेंट नहीं होगी ना तो फिर आगे से ये भी नहीं बनेंगे। अगर ये नहीं बनेगा तो फिर हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो ट्रंकस आर्टरियोसस होता है उसके नीचे एक सेप्टम ग्रो करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं स्पाइरल सेप्टम या आयोटो पल्मोनरी सेप्टम। ये सेप्टम ट्रंकस आर्टरियोसस को लेफ्ट साइड में असेंडिंग आयोटा में कन्वर्ट करता है और राइट साइड में पल्मोनरी ट्रंक में या पल्मोनरी वेन वेजल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास न्यूरल, और ये किसकी वजह से होता है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स की मूवमेंट की वजह से। अगर मूवमेंट या सॉरी माइग्रेशन, अगर न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन नहीं होगी, फेलियर ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स, दैट में लीड टू क्या कर सकते हैं, तो उसकी वजह से कुछ एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ नाम बता देती हूँ क्या क्या हो सकता है। अगर न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन नहीं होगी तो ये पाथवेज या आउटफ्लो ट्रैक नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो हमारे पास क्या हो सकता है, देखें, या फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेजल्स, ग्रेट आर्टरी हो सकता है। क्या हो सकता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज हो जाएगा। आगे जाके हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको नाम बता रही हूँ, ठीक है। और क्या हो सकता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट हो सकता है, ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट हो सकता है। और तीसरा हमारे पास हो सकता है persistent ट्रंकस आर्टरियोसस, पीटीए, ठीक है, persistent ट्रंकस आर्टरियोसस। ये तीन एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं अगर हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन ना हो रही हो, ठीक है। तब हमारे पास, और फिर ये स्पाइरल, जब न्यूरल क्रस्ट सेल्स की मूवमेंट नहीं होगी, सॉरी माइग्रेशन नहीं होगी, तो हमारे पास स्पाइरल फ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब फ्यूज नहीं होगा तो हमारे पास ये पल्मोनरी ट्रंक आउटफ्लो ट्रैक्स नहीं बनेंगे या फिर कोई एबनॉर्मलिटीज होंगी जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट एंड पीटीए, ठीक है, पेटेंट ट्रंकस आर्टरियोसस। अब आगे हम वॉल्स की डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि हार्ट में कितने वॉल्स होते हैं, टोटल हमारे पास हार्ट में 4 वॉल्स होते हैं। कितने वॉल्स होते हैं, 4 होते हैं। 2 राइट साइड पे होते हैं, 2 लेफ्ट साइड पे होते हैं। अब जो राइट साइड पे होते हैं, ठीक है, राइट साइड पे कौन से 2 वॉल्स होते हैं, एक ट्राइकस्पिड होता है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल होता है, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, पल्मोनरी होता है, ठीक है, पल्मोनरी वॉल, ठीक है, पल्मोनरी वॉल, ठीक है। और जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कौन से वॉल्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास भी 2 वॉल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हमारे पास लेफ्ट साइड पे, बाइकास्पिड या उसे माइट्रल वॉल भी कहते हैं, बाइकास्पिड या फिर माइट्रल वॉल भी कहते हैं। और जो चौथा हमारे पास वॉल होगा वो हमारे पास आयोटिक होगा, ठीक है। अब ये जो चारों वॉल्स हैं ये हमारे पास कैसे बनते हैं, तो इनकी डेवलपमेंट भी हमारे पास जो इंडोकार्डियल कुशन्स होते हैं वो हमारे पास वो इनकी करवाते हैं, ठीक है। इंडोकार्डियल कुशन्स होते हैं हमारे पास, वो इन चारों वॉल्स की डेवलपमेंट करवाते हैं, ठीक है। अब किसी बंदे में अगर कोई भी डिफेक्ट होता है, मतलब इन वॉल्स के डिफेक्ट कैसे आएगा, अगर किसी में वल्वुलर, जिन्हें हम वेल्वुलर एनोमलीज भी कहते हैं, वो कैसे हो सकते हैं, वॉल्स में अगर कोई डिफेक्ट होगा तो क्या क्या हो सकता है, मतलब अब फॉर एग्जांपल स्टेनोसिस हो सकती है, मतलब स्टेनोसिस किसे कहते हैं, नैरोइंग ऑफ वॉल, नैरोइंग, ठीक है। आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा रिगर्जिटेशन हो सकती है, ठीक है, अगर वॉल नैरो हो जाएगा तो स्टेनोसिस होगी, अगर रिगर्जिटेशन मतलब वॉल में कोई डिफेक्ट होगा तो हमारे पास बैक फ्लो हो जाती है ब्लड की, मतलब वैसे तो नॉर्मली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, सॉरी राइट एट्रियम से, हाँ ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन अगर रिगर्जिटेशन होगी ना तो बैक फ्लो हो जाएगा, ठीक है, बैक फ्लो, मैंने सॉरी गलती से ब्लैक लिख दिया, ब्लैक फ्लो हो जाएगा, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन यहाँ पे ना जब बैक फ्लो होगी तो राइट वेंट्रिकल से वापस ब्लड राइट एट्रियम में चला जाएगा, इसको रिगर्जिटेशन कहते हैं, बैक फ्लो हो जाती है ब्लड, ठीक है, ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन द वॉल। उसके अलावा, और ये किसी भी वॉल में हो सकती है, स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन ज्यादातर ये माइट्रल वॉल में होती है। और उसके अलावा हमारे पास एट्रीसिया हो सकता है, ट्राइकस्पिड एट्रीसिया, मतलब कि वॉल एब्सेंट होगा, ठीक है, वॉल ही प्रेजेंट नहीं होगा। और इसके अलावा हमारे पास एक और एनोमली हो सकती है, ठीक है, वो उसे कहेंगे हम एब्स्टन बार एनोमली, एब्स्टन एनोमली, ठीक है, एब्स्टन बार एनोमली, ठीक है।
एक्सटेंड बार एनोमली। अच्छा, इसमें क्या होता है हमारे पास बेसिकली, इसमें जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है ना उसकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, ऐसे हर्ट होता है, ठीक है। लेकिन राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली जो होता है ना ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ फीमेल्स होती हैं प्रेगनेंसी में जो है हमारे पास, वो ड्रग्स यूज करती हैं बहुत ज्यादा। कौन सी ड्रग्स यूज करती हैं? मूड स्विंग्स के लिए, उनको कहते हैं हम लिथियम ड्रग्स। जो फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना हमारे पास लिथियम ड्रग्स लेंगी ना, तो उनके साथ क्या होता है कि इस वॉल की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। ये जो वॉल है इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। कैसे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी? तो हमारे पास ऐसे, मतलब कि छोटा हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल छोटा हो जाएगा और यहाँ पे वॉल नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे था ना नॉर्मली, लेकिन ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ। और ये लेफ्ट एट्रियम ज्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट एट्रियम ज्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल बहुत स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से जो इसको हम कहते हैं एब्स्टेन बार एनोमली। सो ये सारी हमारे पास वेल्वुलर एनोमलीज थी। चलिए बच्चों, इसको एक बार बुक से भी रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा हार्ट मॉर्फोजेनेसिस, उसमें देखें यहाँ पे भी लिखा है फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोस, मींस के हार्ट पहला ऑर्गन होता है जो कि एक फीटस में डेवलप होता है और कौन से वीक में ये बीट करना शुरू कर देता है? 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद हमने कार्डियक लूपिंग पढ़ा। कार्डियक लूपिंग में यही कह रहा है प्राइमरी हार्ट ट्यूब दैट लूप्स टू एस्टैब्लिश लेफ्ट राइट पोलैरिटी। अब लेफ्ट राइट पोलैरिटी दैट बिगिंस इन द वीक ऑफ द डेवलपमेंट। लेफ्ट राइट मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ये नीचे राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। जो मतलब कि राइट एट्रियम राइट साइड पे क्यों होगा और वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड पे क्यों होगा? ये जो पोलैरिटी मेंटेन करता है, ये क्या करता है? एक हार्ट ट्यूब मेंटेन करती है। कौन सी? प्राइमरी हार्ट ट्यूब। और उसकी वजह से वो कौन सी वीक में होती है? स्टार्ट विद इन 4 वीक, इन 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ डिफेक्ट इन द लेफ्ट राइट डायनेम, ठीक है। अगर मतलब कि हमने पढ़ा कि जो डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है मींस के हार्ट में जो है हार्ट लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट नहीं होता जबकि राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। किस वजह से? क्योंकि डिफेक्ट होगा जब हमारे पास ये जो डायनिन प्रोटीन होती है उसमें कोई भी डिफेक्ट आएगा तो वो उसकी वजह से हमारा जो हार्ट है ना वो राइट साइड पे प्रेजेंट होगा, स्टर्नम की चेस्ट की राइट साइड पे, ठीक है। और हम किस में सीन इन द काटा-चिनार सिंड्रोम। काटा-चिनार सिंड्रोम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सी सिंड्रोम है हमारे पास डेक्स्ट्रोकार्डिया हमें एक्स-रे में जो हमें हार्ट राइट साइड पे प्रेजेंट नजर आता है वो हमें सीन इन द काटा-चिनार सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद हमने सेप्टेशंस पढ़ी, ठीक है। सबसे पहले हम एट्रिया को देखते हैं। तो हमने कहा था कि देखें सेप्टम प्राइमम ग्रोज टुवर्ड एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है। सबसे पहले सेप्टम प्राइमम आया था, ठीक है, नीचे। उसके बाद जो है ना ऑस्टियम प्राइमम उसने एक बनाया था, ठीक है। सेप्टम प्राइमम फर्स्ट बना था, उसके बाद ऑस्टियम प्राइमम उसमें बना था, फिर ऑस्टियम प्राइमम के बाद ऑस्टियम सेकेंडम बना था ऊपर से, जो एक जो है ना डिजेनरेट होने के बाद सेप्टम, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू सेल डेथ, ये देखें लिखा हुआ है इसमें। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था? सेप्टम सेकेंडम डेवलप्स ऑन द राइट साइड। जो राइट साइड पे मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा आपके। देखिए यहाँ से ये थर्ड जो डायग्राम है इसमें देखिए आप, ये देखिए यहाँ से सेप्टम ग्रो होगा, ठीक है। उसको क्या हम कहेंगे? सेप्टम सेकेंडम, ठीक है। और वो जो है ना फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑस्टियम सेकेंडम, ठीक है। सो ऑस्टियम सेकेंडम को कवर कर लेगा और उसके बाद जो उसका बच्चा आएगा पार्ट उसको हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल फोरामेन को क्या कहेंगे? फोरामेन ओवेल। यहाँ पे वो फोरामेन ओवेल बना लेता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास? रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेप्टम प्राइमम फॉर्म्स द वन वे वॉल ऑफ द फोरामेन। यही कि जो रिमेनिंग पार्ट होगा वहाँ यहाँ पे फोरामेन ओवेल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि सेप्टम सेकेंडम दैट क्लोजेस अगेंस्ट द सेप्टम प्राइमम क्लोजेस सेप्टम सेकेंडम। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब ये सेप्टम बन जाता है फोरामेन ओवेल बन जाता है, जो आफ्टर बर्थ हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो जाएगा। पहले बिफोर बर्थ हमारे पास राइट साइड पे प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन आफ्टर बर्थ जैसे बच्चा पैदा होता है लंग से प्रेशर जाता है, वो रोता है, तो उसकी वजह से जो है लेफ्ट साइड पे जब ब्लड जाता है ना सारा लंग से ब्लड जब आता है तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से ये दोनों जो है ना सेप्टम्स आपस में हिट करेंगे, लेफ्ट वाला राइट के साथ हिट करेगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे? फ्यूज होकर एक सेप्टम बना लेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? एट्रियल सेप्टम। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद पेटेंट फोरामेन ओवेल के बारे में मैंने आपको बताया, दैट इज कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ द सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम टू फ्यूज आफ्टर बर्थ। जब हमारे पास फोरामेन ओवेल क्लोज नहीं होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास जो हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल, ठीक है। और दैट कैन लीड टू पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई मैंने आपको बता दिया है, जिसकी वजह से देखिए थ्रोम्बस वीनस थ्रोम्बोएम्बोलाई एंटरिंग द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन थ्रू राइट टू लेफ्ट शंट। देखिए मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे फोरामेन ओवेल क्लोज नहीं होगा तो यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इस वाली डायग्राम में देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा हुआ है, देखिए राइट से लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास जिसको हम पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई कहते हैं, राइट टू लेफ्ट शंट इसको कहते हैं हम। और हमारे पास ये किस में देखा जाता है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मींस के जहाँ पे फोरामेन ओवेल क्लोज नहीं होगा तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हुआ ना, ठीक है। उसके बाद हमने वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने वेंट्रिकल्स का पढ़ा, ठीक है। देखिए वेंट्रिकल्स की मॉर्फोजेनेसिस देखिए। वेंट्रिकल सबसे पहले हमारे पास मैंने आपको कहा था दो यहाँ पे पार्ट बनते हैं, एक मस्कुलर पार्ट बनता है, यहाँ पे देखें इसके बारे में लिखा हुआ है मस्कुलर, और उसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। देन आयोटिको-पल्मोनरी सेप्टम रोटेट होगा, फ्यूज होगा और फिर मस्कुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम बनाता है वो, और जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेनस जो हमारे पास सेप्टम था या पार्ट था उसको जो है ना वो उसका उसमें जो फोरामेन बना होगा जिसको हमने इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन कहा था, इसको क्लोज कर देगा। ये वाला इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन को क्लोज कर देगा, ठीक है। और इसको क्लोज कर देगा जिसकी वजह से हमारे पास मेम्ब्रेनस इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ना वो क्लोज होगा जब उसमें फोरामेन, तो वो एक ही सेप्टम बना देगा। ग्रोथ ऑफ
कार्डियल कुशन सेपरेट्स एट्रिया विद वेंट्रिकल्स एंड कंट्रीब्यूट टू बोथ एट्रियल सेप्टेशन एंड मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो उसके बाद अच्छा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अच्छा जो बहुत सारे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, मोस्ट कॉमनली कंजेनिटल कार्डियक एनोमली होती है, वो किसमें होते हैं? हमारे पास मेम्ब्रेनस सेप्टम होता है। ये जो हमने देखा था ना, देखिए यहाँ से एक नीचे से सेप्टम बना था, इसको हमने मस्कुलर सेप्टम कहा था। जो ऊपर से आएगा, ऊपर से रोटेट होगा, ये देखिए फ्यूज हुआ, रोटेट हुआ ऑर्टिको सेप्टम। उसके बाद हमारे पास ये एक सेप्टम जो ऊपर से आया और एक ही प्रॉपर सेप्टम बना, उसको हमने ऊपर से जो आया था उसको मेम्ब्रेनस सेप्टम कहा था। लेकिन जो मोस्टली हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, वीएसटीज होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वो हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट जो होता है ना, मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो सेकंड सेप्टम ऊपर से हमारे पास आता है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट होगा तो उसकी वजह से हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो मस्कुलर पार्ट की वजह से नहीं होता है, मस्कुलर सेप्टम की वजह से नहीं होता। अच्छा नेक्स्ट हमने पढ़ा आउटफ्लो ट्रैक फॉर्मेशन, ठीक है। आउटफ्लो ट्रैक में देखिए मैंने आपको बताया था न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन होती है, तो वो ट्रंकल एंड बल्बर रिजेस को स्पाइरल करेगा, फ्यूज करेगा, इससे क्या बनेगा? ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, और फिर वो असेंडिंग आयोटा बनाएगा और पल्मोनरी ट्रंक बनाएगा। अब मैंने आपको ये भी बताया था, अगर सेल्स की माइग्रेशन नहीं होगी, फेलियर ऑफ द न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, अगर इसकी वजह से जो है हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक्स बनेंगे, अगर इनकी माइग्रेशन नहीं होगी तो फिर हमारे पास कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस आ सकती हैं? देखिए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, स्टेटोलॉजी, फैलेट, पर्सिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस। उसके बाद हम वॉल्स की डेवलपमेंट पढ़े थे। वॉल्स में मैंने आपको बताया था 4 हमारे पास वॉल्स होते हैं, उसमें देखिए और वो किससे बनते हैं? सारे हमारे पास इंडोकार्डियल कुशन की उससे बनते हैं, ठीक है। और अगर वॉल में कोई भी एनोमली होगी, जैसे कि स्टेनोटिक कंडीशन हो सकती है, रिगर्गिटेशन हो सकती है, ट्राइकास्पिड एक्रेसिया और एक्सटेंट एनोमली हो सकता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद हम हार्ट एम्ब्रियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं, टेबल आपका बुक कैसे बना हुआ होगा ये भी मैंने आपको बता दिया था। देखिए ट्रंकस आर्टरियोसिस, ये हमारे पास हार्ट ट्यूब के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ट्रंकस आर्टरियोसिस बाद में जो है ना वो डिजेनेटो की मतलब वो चेंज होगी, क्या बनाएगा? तो वो असेंडिंग आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक मतलब कि आउटफ्लो ट्रैक्स बनाता है, ठीक है। बल्बस कॉर्डस क्या बनाता है? स्मूथ पार्ट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स के स्मूथ पार्ट्स को बनाता है। इस टेबल को आपने एज इट इज याद रखना है, एज इट इज आपको इसको सेम याद कर दे, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चंस आते होते हैं, लेकिन आपको फिर बता देती हूँ। देखिए अब प्रिमिटिव वेंट्रिकल का मैंने आपको बताया, इसे क्या बनेगा? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल बनाता है। जो सेकंड पार्ट था हमारे पास, थर्ड पार्ट था हमारे पास, सबसे नीचे वाला पार्ट मैंने आपको बताया था साइनस विनोसिस था, ऊपर वाला ये देखिए आपके पास इधर बना हुआ भी है साइनस विनोसिस, ये एक प्रिमिटिव एट्रियम वेंट्रिकल लाइक दिस, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। अच्छा तो मैंने आपको बताया था कि देखिए प्रिमिटिव वेंट्रिकल से हमारे पास ट्रैबुलेटेड पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स बनेंगे, ठीक है। प्रिमिटिव एट्रियम से हमारे पास क्या बनेगा? ट्रैबुलेटेड पार्ट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया बनेंगे। उसके बाद लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस से कोरोनरी साइनस बनेगा। अच्छा इस चीज को मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, जो साइनस विनोसिस होता है ना हमारे पास, जो लास्ट पार्ट होता है हार्ट ट्यूब का, ठीक है, उसके ना 2 हॉर्न होते हैं, ठीक है। उसके 2 हॉर्न्स होते हैं, देखिए एक ऐसे और एक ऐसे, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसमें मैंने आपको क्या बताया था? 3 वेन्स ड्रेन कर रही होती हैं, ठीक है। कॉमन कार्डिनल वेन, एक वेन कौन सी होती है? कॉमन कार्डिनल वेन, ठीक है। सेकंड हमारे पास कौन सी होती है? विटलिन वेन, ठीक है। और थर्ड हमारे पास अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है। 3 वेन्स ड्रेन कर रही होती हैं। लेकिन जो साइनस विनोसिस होता है ना, उसके 2 हॉर्न्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे एक होता है और एक राइट साइड पे होता है। लेकिन राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में से विटलिन वेन, अम्बिलिकल वेन एंड कार्डिनल वेन ड्रेन हो रही होती है, ठीक है। दोनों साइड से, दोनों हॉर्न्स में से अंदर जा रही होती है, वेन्स ड्रेन हो रही होती है। लेकिन जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो लेफ्ट साइड की वेन्स डिजनरेट हो जाती है, सिर्फ लेफ्ट हॉर्न बच जाता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल समझें, ये राइट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये वाली डिजनरेट हो गई, ठीक है। दूसरे पेन से मैं आपको बता देती हूँ जैसे आपको समझ नहीं आएगी। देखें ये वाली राइट साइड है, ठीक है, ये वाला हॉर्न लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट वाला जो है ना डिजनरेट हो गया, सिर्फ राइट वाला बच गया, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट हॉर्न बच जाती है, जबकि राइट वाली लेफ्ट वाली जो है ना डिजनरेट हो जाती है, राइट वाली राइट डिजनरेट हो जाती है, लेफ्ट बच जाती है, ठीक है। जबकि राइट साइड पे कार्डिनल वेन और विटलिन वेन बचती है, और इसमें जो तीसरी अम्बिलिकल वेन होती है ना वो भी डिजनरेट हो जाती है, ठीक है। उससे जो है ना लेफ्ट हॉर्न आगे जाके जो है ना फिर लेफ्ट हॉर्न जो है ना फिर हमारा कुछ स्टेज बाद आगे जाके क्या बनाता है हमारे पास? लेफ्ट हॉर्न हमारे पास बनाएगा लेफ्ट हॉर्न आगे जाके कोरोनरी साइनस बना देगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसिस हमारे पास क्या बनेगा? कोरोनरी साइनस बना देगा। जो राइट है ना वो हमारे पास स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम बना देगा, ठीक है। उसके बाद राइट हॉर्न में 2 वेन्स हो रही होती हैं, 2 वेन्स जो है वेन होती हैं, ठीक है। कार्डिनल वेन होती है, जो कार्डिनल वेन होगी ना यहाँ पे देखिए कॉमन कार्डिनल वेन एंड राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन, ये हमारे पास क्या बनाती है? सुपीरियर वेना केवा बना देगी। जो पोस्टीरियर होगी या सुप्रा कार्डिनल वेन या फिर हमारे पास जो विटलिन वेन होगी वो हमारे पास क्या बनाएगी? इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। हमारे पास जो अम्बिलिकल वेन थी वो भी डिजेनरेट होगी थी। और इंडोकार्डियल कुशन का मैंने आपको क्या बताया था? ये एट्रियल सेप्टम बनाएगा, मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनाएगा, एवियन सेमिलुनर वॉल्स मींस के जितने भी वो वॉल्स थे वो चारों वॉल्स इंडोकार्डियल कुशंस बनाते हैं। उसके बाद पोस्टीरियर कार्डिनल ये भी बता दी मैंने आपको। प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन से क्या बनेगा? बस स्मूथ पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये सारा आज का टॉपिक था हमारा हार्ट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में।